ऑडियो 16 एक साहसी जीवन संगिनी। युवा नारी के रूप में वंदनिया माताजी की साधना आज की युवा पीढ़ी को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन सुख नहीं, संघर्ष का पर्याय था। संघर्ष पारिवारिक मूल्यों के लिए, संघर्ष सुसंस्कारों की प्रतिष्ठा के लिए, संघर्ष आम नारी के सम्मान के लिए। उनके जीवन के कुछ पन्ने महाशक्ति की लोक यात्रा में प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो अभी तक अनजाना अनछुआ है। जो प्रकाशित हो चुका है उसने अनगिनत को प्रेरित किया, पर जो अभी आवरण में है उसमें युवा चेतना को परिवर्तित करने की सामर्थ्य है। अपनी औपचारिक शिक्षा उनसे अधिक होने के बावजूद आज की युवा नारी उनसे जीवन जीने का सलीका, विपरीत परिस्थितियों में भी सही सोच बनाए रखने का गुण, संघर्ष करने का साहस पा सकती है। वंदनिया माताजी कहा करती थी कि उनमें बचपन से ही राष्ट्र प्रेम था। समाज का दुख दर्द उन्हें संवेदित करता था। नारी की शक्ति सुधरे ऐसा वे सोचती थी। ये बातें उन्हें किसी ने सिखाई नहीं थी, बल्कि स्वस्फुरित थी। पर तब ऐसा करने का अवसर ना था। परिस्थितियाँ ऐसी ना थी कि वह अपना चाहा कर सके। ऐसे में उनकी भावनाएं गुड़िया गुड्डे के खेल में व्यक्त हुआ करती थी। माताजी की गुड़िया उन्हीं की तरह राष्ट्रवादी संस्कारवान हुआ करती थी। उन्हें सिल्क, जॉर्जेट या अंग्रेजी कपड़ों से परहेज था। उनकी गुड़िया हमेशा खादी पहनती थी, कभी कभी तो इसे तिरंगे कपड़े भाते थे। और यह गुड़िया ऐसे किसी गुड्डे से शादी नहीं करना चाहती थी जो कि दहेज मांगे। दहेज वाले दूल्हे का बहिष्कार कर देना, उसकी बारात को दरवाजे से लौटा देना उनकी गुड़िया का प्रिय कार्य था। मेहनत और जीवट के काम उनकी गुड़िया को भाते थे। बचपन एवं किशोरावस्था के ये खेल खेलते खेलते माताजी जो ही युवावस्था की दहलीज में पहुंची, उनका विवाह हो गया। उन दिनों गुरुदेव का जीवन स्वाधीनता संघर्ष की अग्नि में तप रहा था। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे कई योजनाएं बना रहे थे। गुरुदेव की इन योजनाओं में माताजी की भावनाएं घुलने लगी। यहाँ सभी कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना वे बचपन से करती आई थी। बस वे इन कामों में जुट गई। थके हुए शरीर से भी श्रम उनका स्वभाव बन गया। अपनी बातों में कभी कभी वह अपने अतीत की युवावस्था के दिनों की झलक दिखा देती थी। बातों में ऐसे कई प्रसंग उनकी जबान पर आ जाते थे जो उन दिनों के संघर्ष के सच को उजागर करते थे। स्वाधीनता संघर्ष में अपनी सक्रिय संलिप्तता के बावजूद गुरुदेव उन दिनों युग निर्माण मिशन की आधारशिला रख रहे थे। उनका यह दैवी अभियान धरती पर अवतरित हो रहा था। अखंड ज्योति परिवार के रूप में संगठन की सक्रियता अंकुरित हो रही थी। माताजी की इसमें बराबर की हिस्सेदारी थी। दिन में आने जाने वालों के खाने पीने का ध्यान रखना, कार्यालय के कई काम निपटाना उनके रोज के काम थे। माताजी बताती थी कि उन दिनों गुरुदेव कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाते थे। बहुत बार तो वो महीनों तक भूमिगत रहकर अपनी गतिविधियों को संचालित करते। ऐसे में माताजी पर अचानक भार आ पड़ता था। रिश्तेदार, परिचितों में अंतरंग सहयोगी ना थे। जो थे भी वे सदा अपनी मदद के लिए हाथ पसारे रहते थे। ऐसों से आशा की भी क्या जाए। इनकी अनेकों कमियों के बावजूद माताजी इन्हें सहज निश्चल स्नेह दिया करती थी। अपनी युवावस्था के दिनों उन्होंने परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत मानसिक भावनात्मक कष्ट सहे। चर्चा चलती है तो कई बातें उभरती हैं। ऐसे ही एक प्रसंग में माताजी ने बताया कि गुरुदेव उन दिनों लगभग 2 महीने से गायब थे। उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। मन उनके लिए चिंतित रहता था। पता नहीं किस हाल में होंगे, खाना मिलता भी होगा कि नहीं। घर में ज़रूरत का सामान खत्म हो रहा था। बस जैसे तैसे किसी तरह से सब कुछ चल रहा था। चिंता परेशानी के बीच शारीरिक और मानसिक संघर्ष करते हुए माताजी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। लगातार उन्हें बुखार रहने लगा। सभी उन्हें विश्राम की सलाह देते, पर विश्राम का अवसर कहाँ था। तभी अचानक एक रात को गुरुदेव आ पहुँचे। उनके साथ उनके कई साथी थे। गुरुदेव के कपड़े बहुत मैले हो चुके थे। उनकी दाढ़ी के बाल भी बढ़ गए थे। आंखों से लगता था जैसे कई दिनों से सोए नहीं। उनके साथियों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। गुरुदेव ने माताजी से कहा कि सभी लोग कई दिनों से भूखे हैं, इधर उधर भागते हुए दिन बीत रहे हैं। अगर संभव हो तो कुछ खिला दो। माताजी सोच में पड़ गई, क्योंकि घर की चीज़ें खत्म हो रही थी। उन्होंने एक बार फिर खोजबीन की। आटा तो नहीं था, लेकिन थोड़े से चावल और दाल थी। उन्होंने यही दाल चावल पका दिए। अभी वह इन लोगों को खाना परोस पाती, इतने में दरवाजे पर कुंडी खटखटाए जाने की आवाज़ आई।
एक बार की सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें चमक उठी, पर माताजी धीरज से काम लेते हुए सभी को तल घर में ले गई। वहीं उन्होंने गुरुदेव सहित सबको बिठाया और दाल चावल रखते हुए कहा, आप लोग इन्हें परोसो, खाओ, तब तक मैं बाहर देखती हूँ। इन लोगों को बिठाकर जब उन्होंने बाहर आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि पुलिस खड़ी थी। वह गुरुदेव के बारे में जानने के लिए आई थी। पुलिस को देखकर एक बार तो उनका दिल जोर से धड़का, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए पुलिस वालों को बिठाया। उनसे इधर उधर की बातें करती रही। पुलिस वालों ने आसपास के एक दो कमरों में खोजबीन की, फिर आश्वस्त होकर वापस चले गए। माताजी की सूझ काम आई। पुलिस को बहलाकर वापस भेजने में लगभग 1 घंटा तो लगा ही। जब वह फिर से दरवाज़ा बंद करके नीचे के तल घर में गई तो देखा सब लोग खतरे से आशंकित, कुछ अनमने, कुछ चौकन्ने बैठे हैं। माताजी थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे आप लोगों ने अभी तक खाया नहीं? खाना खाइए। बाहर पुलिस थी तो ज़रूर, पर अभी कोई नहीं है, खतरा टल चुका है। सभी ने आश्वस्त होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी ने हाथ मुंह धोया और जाने लगे। जाते हुए तौलिया वापस देते समय गुरुदेव का हाथ माताजी से छू गया तो उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे आपको तो तेज बुखार है, ऐसे में इतनी मेहनत करनी पड़ी। माताजी ने हंसते हुए कहा, वातावरण को थोड़ा सामान्य बनाते हुए बोली, अरे क्या हुआ? आप लोग देश के लिए जान न्यौछावर किए रहते हैं और मैं क्या देशभक्तों के लिए खाना भी नहीं बना सकती? माताजी की बात सुनकर गुरुदेव थोड़ी देर तक उनका हाथ थामे रहे। बरबस ही उनकी आंखें भीग आईं। माताजी की भावनाएं भी छलक पड़ी, लेकिन तभी वह सचेत हुई और उन्होंने गुरुदेव को वापस जाने का संकेत दिया। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए माताजी ने कहा था कि यह बात मेरे विवाह के थोड़े ही दिन बाद की होगी। इसके कुछ ही महीनों बाद देश स्वतंत्र हो गया था। विवाह के तुरंत बाद जीवन की ऐसी कठिन डगर पर हंसते हुए चलना साहस का सर्वोच्च शिखर है। इस आदर्श की डगर पर थोड़े युवा भी हंसने की हिम्मत जुटा ले तो युवा भारत विनिर्मित हो सकता है। युवा हो चला भारत देश हमारा। युवा भारत के निर्माण के लिए युवाओं को साहसिक कदम उठाने होंगे। एक नज़र आंकड़ों पर डालें तो सांख्यिकी का यह जाना माना तथ्य है कि भारत अभी भी युवा देश है। इसकी आधी जनसंख्या 25 साल से कम उम्र वालों की है। 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 34 करोड़ युवा थे, जिनकी 2016 तक बढ़कर 51 करोड़ हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2003 की राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 13 से 35 वर्ष के लोगों को युवा माना गया है। आज लगभग 40% आबादी ऐसे युवाओं की है। इनमें से लगभग 70% आबादी 35 साल से कम उम्र वालों की है। 75 करोड़ वयस्कों में लगभग आधे 25 साल के आसपास के हैं। गणना कहती है कि 1980 के बाद पैदा हुए लगभग 60 करोड़ भारतीय, इनमें से भी ग्रामीण युवा कुल युवा आबादी का लगभग 70% है। यदि हमारे देश का नेतृत्व किसी महाशक्ति की घुड़कियों के कारण अग्नि 3 के परीक्षण में बहाने बनाता है और बाद में उनकी मिन्नतें करके अनुमति मिलने के बाद परीक्षण की बात करता है, तो कहना यही होगा कि अभी देश के युवा होने में कुछ कसर है। यदि देश की ललनाओं की लाज लूटी जाती है रहे और लुटेरों की बाह मरोड़ने का साहस किसी में ना हो, तो कहना यही होगा कि देश के युवा होने में कुछ कसर है। आतंकी हमारे मंदिरों पर घात लगाते रहे और हमारे अंदर उन्हें नेस्ताबूद करने की हिम्मत ना जागे, तो अभी देश के यौवन में कुछ खोट है। कश्मीर में किए जा रहे पड़ोसी देश के कुत्सित प्रयासों के बावजूद हम उससे मित्रता की याचना करें, तो यही कहना होगा कि देश के युवा होने में अभी कुछ बाकी है। अपना भारत देश युवा हो चला, इसकी पहचान तो यह है कि भारत के ज्ञान से विश्व की आंखें चौंधिया जाएं। भारत देश की शक्ति और साहस के सामने बर्बर आतंकियों के दिल दहल जाएं। जब लाज लूटने वालों के सीने फटने लगे और कलेजे कसमसाने लगे, जब भारत माता के समृद्धि श्रृंगार की आभा से विश्व आलोकित हो जाए, ऐसा हो तब कहा जाएगा कि युवा भारत विनिर्मित हो चला है। ऐसा करने की राहें कठिन जरूर हो सकती हैं, पर इसमें असंभव जैसा कुछ भी नहीं, और अगर असंभव हो भी तो इसे संभव कर दिखाना देश की तरुणाई का काम है। और इसी तरुणाई को पुकारते परम पूज्य गुरुदेव का गीत है, अंधकार कुछ सूझ न पड़ता, होता है हिमपात, जग की सारी शक्ति लगाए बैठी तेरी घात। इंद्र वज्र गिरता है ऊपर, लेता सिंधु उफान, मेरू उड़े जाते हैं
ऐसा आता है तूफान, नष्ट भ्रष्ट करने आते हैं प्रलय मेघ घनघोर, पर तेरा तो पथ निश्चित है, बढ़ता जा उस ओर। देख देख इन बाधाओं को पथिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे पैर हटाना। युवाओं में ये साहस जगे तो उन्हें युवा आंदोलनों के प्रवर्तन करने की डगर पर चल पड़ना चाहिए। राष्ट्र कुंडलिनी युवा महाशक्ति का जागरण। युवा आंदोलन का प्रवर्तन 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य का आह्वान है। देश में समय समय पर अनेकों आंदोलन हुए हैं। उद्देश्यों एवं क्रिया पद्धति के अनुरूप इनके अस्तित्व में उभार उफान आया है। इनमें से कई सफल हुए हैं तो कई असफल। गणना यदि सफल आंदोलनों की जाए तो पता चलेगा कि इनकी सफलता में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हीं ने अपनी ऊर्जा और ऊष्मा से इन्हें सफलता का तेजस प्रदान किया। बात यदि पिछली सदी के स्वाधीनता आंदोलन की करें तो पाएंगे यही कि यदि इसमें युवाओं की बड़ी संख्या ना रहती होती तो शायद देश से अंग्रेजों को खदेड़ पाना संभव न हो पाता। अन्य छोटे छोटे रचनात्मक या संघर्षणात्मक आंदोलन की सफलताओं का अनुपात उनमें युवाओं की भागीदारी के अनुपात के अनुरूप रहा है। सवाल यह है कि जब अब तक सब आंदोलन युवा ऊर्जा से पनपे हैं तो एक आंदोलन युवाओं के लिए क्यों नहीं? क्यों ना एक महाआंदोलन ऐसा उठ खड़ा हो जो देश भर की युवा चेतना में पनप रहे कीटाणुओं और विषाणुओं को मार भगाए? क्यों ना एक आंदोलन ऐसा हो जो युवाओं को नशे के महादैत्य के जबड़े से बचाने वाला हो, उन्हें हिंसा हत्या अपराध की भटकन से सन्मार्ग की डगर पर चलाने वाला हो, जिसका उद्घोष भूले हुओं को फिर से राह पर चलाना हो। ध्यान रहे, देश का युवा सोया हुआ अपने में खोया हुआ हो सकता है, पर अभी तक वह मरा नहीं है। उसकी प्रबल प्राणधारा केवल मध्यम हुई है, बंद नहीं। उसकी इस दशा का कारण सिर्फ भावनात्मक विक्षोभ है जो युवा प्रकृति से परिचित है। वे यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि युवा सभी कुछ सहन कर सकते हैं, पर उन्हें भावनात्मक छल बर्दाश्त नहीं होता। भावनात्मक आघात से उनकी चेतना शिथिल और निष्क्रिय हो जाती है। वे अपने आप को निस्तेज, निष्क्रिय, निस्सार और निर्वीर्य समझने लगते हैं। इस दशा से उबरने के लिए उन्हें संवेदना संजीवनी चाहिए। उन्हें चाहिए ऐसा कंधा जिस पर सिर रखकर वे रो सके और अपना दुख प्रकट कर सके। उन्हें चाहिए ऐसे वीर हृदय महामानव जो उन्हें सार्थकता दे सके। युवा अपने सर्वस्व का बलिदान करने के लिए तैयार है, बस भावनात्मक छल सहन करने के लिए तैयार नहीं है। उनके दिलों में यही दुख तो दबा है। इसी पीड़ा के पर्वत के नीचे दबकर वह आज असहाय हुए हैं। इसी वीर घातिनी ने ही तो देश के युवा वीरों को संज्ञा शून्य किया है। लक्ष्मण यदि मूर्छित हो तो पवन सुत को ही पराक्रम करना होगा। पराक्रम संवेदना संजीवनी लाने का, पराक्रम इन्हें भावनात्मक भटकन से बचाने का करना होगा। देश का प्रबुद्ध युवा यदि साहस करे तो सब कुछ सुधर सकता है। फिर से युवा चेतना चैतन्य हो सकती है। प्रबुद्ध युवाओं को ही करना है। युवाओं की वर्तमान स्थिति पर सूक्ष्मता से विचार करें, उन्हें अच्छी तरह से परखना है, युवा प्रकृति और उसमें आई विकृति को। उसके बाद उन्हीं को गढ़ना है समाधान का नया महाआंदोलन, जिससे आंदोलित होकर उल्टी दिशा में बही जा रही युवा चेतना स्वयं ही उलट कर सीधी राह पकड़ ले। वस्तु स्थिति तो परखे तो बात केवल इतनी सी ही है कि निजता और स्वार्थपरता के जबड़ों में फंसकर वे परेशान हुए हैं। अपने बारे में केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते रहने की अति में उनके ये हाल हुए हैं। देश में युवा आंदोलन का प्रवर्तन करने वाले प्रबुद्ध युवा यदि उनके सामने बड़े उद्देश्य रखें तो बात बन सकती है। ये महान उद्देश्य ऐसे हों जो उनसे साहसिक कार्य करा सके, उनकी सोच को व्यापक बना सके, उन्हें सही जीवन दृष्टि और सम्यक जीवन दर्शन दे सके। उन्हें जोड़े युवाचार्य स्वामी विवेकानंद और युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा से। युवा आंदोलन के प्रवर्तन में लगने वालों को इतना आग्रह है कि सबसे पहले इसमें सैद्धांतिक दार्शनिक स्पष्टता साफ होनी चाहिए। उद्देश्यों की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और उनका दर्शन स्पष्ट ना होने से हमेशा संदिग्धता बनी रहती है। इसी के साथ इस आंदोलन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को स्पष्ट होना चाहिए। इसमें ऐसी दूरदृष्टि हो जिससे पता चल सके कि यह प्रक्रिया
भविष्य में क्या सुपरिणाम लाने वाली है और अंत में स्पष्ट हो वे तकनीकें जो युवाओं में पनपते भावनात्मक विक्षोभ का समन कर उनमें संवेदना, सृजन एवं संघर्ष को जगा सके। अपने युग निर्माण मिशन ने साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण एवं महिला जागरण के 7 सूत्रों को अभियान बनाने पर बल दिया है। इन 7 के बारे में युवा शक्ति जोड़कर यदि आध्यात्मिक भाषा में विचार करें तो संभवतः यह कहना ठीक होगा कि देश की युवा शक्ति राष्ट्र कुंडलिनी की तरह से है, जिसे आंदोलन की हठ विद्या से प्रबुद्ध उद्बुद्ध करना है। प्रबुद्ध होने के बाद यह राष्ट्र कुंडलिनी नवयुवा महाशक्ति जिन सप्त चक्रों का भेदन करेगी, वे सप्त चक्र ऊपर बताई गई सप्त क्रांतियां हैं। जिस तरह योग में किसी भी चक्र को कमतर नहीं माना जाता, उसी तरह इन सप्त क्रांतियों में से किसी को भी किसी से न्यून नहीं है। बस बात इनमें युवा ऊर्जा के नियोजन की है। देश के प्रबुद्ध युवाओं के संबंध में इनकी व्यापक रूपरेखा तैयार करें। यह प्रक्रिया विचार क्रांति अभियान शांति कुंज के सहयोग से भी पूरी की जा सकती है। इस पुस्तक के लेखक से व्यक्तिगत परामर्श एवं पत्राचार भी किया जाना संभव है। योजना तैयार करने के बाद स्थान स्थान पर युवा मंडलों का गठन करके उन्हें पहले स्थानीय गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम ऐसे हों जो उन्हें संतुष्टि, आत्मतृप्ति देने के साथ उनके शौर्य को तेजस्वी बनाने वाले हों। बल संपन्न, पराक्रमी, प्रबुद्ध युवा यदि युवा आंदोलन के लिए महाप्रवर्तन में जुट पड़े तो सचमुच देश की युवा शक्ति, सचमुच राष्ट्र की कुंडलिनी जाग पड़ेगी। अधिक क्या कहें, एक बार युवाओं के सामने राष्ट्रीय युवा आचार्य स्वामी विवेकानंद के अग्नि मंत्रों का उच्चारण किया जाना है। ए युवा, आओ, जाओ जाओ, तुम लोग वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारे बंधु पीड़ा और पतन के नरक में पड़े हुए हैं, जहाँ वे दुख कष्ट की मार से पीड़ित हैं, वहीं जाकर उनका दुख हल्का करो। अधिक से अधिक क्या होगा, यही ना कि इस प्रयास में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर उससे क्या करना, मरना तो सभी को है, तो फिर एक महान आदर्श को लेकर क्यों न मरा जाए। जीवन में एक महान आदर्श को लेकर मरना ज़्यादा बेहतर है। द्वार द्वार जाकर अपने आदर्श का प्रचार करो, इससे तुम्हारी अपनी उन्नति तो होगी ही, साथ ही तुम अपने देश का कल्याण भी करोगे। तुम्ही पर देश का भविष्य निर्भर है, उसकी भावी आशाएं केंद्रित हैं। तुम्हें अकर्मण्य जीवन बिताते देख मुझे मार्मिक पीड़ा होती है। उठो उठो, काम में लग जाओ। हाँ, काम में लग जाओ, शीघ्र शीघ्र, इधर उधर मत देखो, समय मत खो, बहुत देर हो चुकी है, अब और अधिक देर नहीं। स्वामी विवेकानंद के इस अग्नि मंत्र की ज्वालाओं को धारण कर प्रज्वलित अग्नि की तरह युवा आंदोलन का प्रवर्तन करें। वे चाहे तो इसकी प्रेरणा देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पा सकते हैं, जो इन दिनों युवाओं को गढ़ने की कार्यशाला बना हुआ है।